नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नवंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर क्लोज। सेंसेक्स 92, निफ्टी 23 अंक बढ़ा। गुजरात के प्रचार वॉर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है कांग्रेस। अमित शाह, नड्डा और योगी की भी ताबड़तोड़ रैलियां। बजट में इस बार फर्टिलाइजर को मिल सकती है सबसे बड़ी सब्सिडी। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की संभावना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, अगर कभी पीएम के खिलाफ चुनाव आयोग को उठाना पड़े कदम तो एक्शन लेना मुमकिन नहीं। टीएन सेशन को बताया नजीर। आफ्ताब ने 2 साल पहले श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने की थी जांच। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे चुनावी दंगल की। और गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जनसभा हैं। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी आज गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। जहां तक कांग्रेस की बात है तो प्रचार अभियान ज्यादातर प्रदेश के नेताओं के हाथ में ही है। पाटीदारों के गढ़ मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घोटालों और परिवारवाद की पार्टी है जो वोट के लिए लोगों को आपस में लड़वाती है। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર। કાંગ્રેસનું મોડેલ એટલે એની મોડેલની એક જ ઓખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે વંશવાદ। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ। कांग्रेसનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ। कांग्रेसનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ આજ કોંગ્રેસની પહેચાન। અને કોંગ્રેસે સત્તામાં ટકી રહેવા માટે ભાગલા પાડો, સમાજના જેટલા ટુકડા થઈ શકે એટલા ટુકડા કરો। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दक्षिण गुजरात के मांडवी में एक जनसभा के दौरान पर्चा लीक का उल्लेख किया। मान ने कहा कि नेता पर्चा लीक करवाते हैं। आम आदमी की सरकार बनेगी तो पर्चा लीक करने वाले जेल जाएंगे। पेपर की तैयारी करते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, रात को 12 बजे तक पढ़ते हो, सुबह 4 बजे जग के फिर पढ़ते हो, लेकिन जब पता चलता है 2 दिन पहले के पेपर फूट गया, पेपर फूट गया, सपना टूट गया। इन नेताओं के बच्चे ही आगे जाते हैं और पेपर फोड़ने वाले कौन है? नेता। कोई अंदर हुआ? कोई जेल में गया पेपर फोड़ने वाला? 8 दिसंबर को सरकार बना दो। 22 पेपर फूटे हैं, हमने हिसाब लगा रखा है। जिन जिन नेताओं के कहने पर ये पेपर फूटे हैं, दोबारा केस खोलकर 10-10 साल की जेल करेंगे भाई साहब। और गुजरात के चुनावी माहौल का ताजा हाल जानने के लिए केतन के पास चलते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ केतन जोशी मौजूद हैं। तो केतन, बताइए, रैलियां तो ताबड़तोड़ हो रही हैं, शब्दों के वार भी हो रहे हैं, क्या है फिलहाल ताजा अपडेट?
देखिए, प्रधानमंत्री ने आज भी मोर्चा संभाला है, साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये ऐसे चेहरे हैं जो कि बीजेपी के पर्याय बनकर अभी उभरे हैं। तो इन लोगों ने सबके साथ मिलकर मतलब जनसभा में ये बात दोहराई कि देखिए, कांग्रेस का जब शासन था गुजरात में, तब डिवाइड एंड रूल, जो प्रधानमंत्री गुजराती में बोल रहे थे, उनका यही कहना था कि कांग्रेस यानी भाई भतीजावाद। साथ ही साथ गुजरात की उनकी आज की जो 2 सभाएं हो चुकी है, 2 बाकी है, उनमें यही बात उन्होंने दोहराई कि पानी की कितनी बड़ी किल्लत हो रही थी। पानी की इतनी किल्लत थी कि लोगों को अगर घर के अंदर पानी आ जाए तो उनके लिए वो दिवाली का दिन था। ये कहकर पुराने दिनों की याद दिलाई। और माधव सिंह सोलंकी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तब एक खाम थियरी चलती थी। उस थियरी को लेकर भी खासकर गुजरात के अंदर जो वैमनस्य था उसका भी उन्होंने परोक्ष रूप से उल्लेख किया। तो दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि भगवंत मान लगातार 5 दिन से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। वो खासकर रोड शो भी करते हैं और जहां पब्लिक इकट्ठा होती है वहां जनसभाएं भी करते हैं। और उनका एक ही मकसद है कि जो गुजरात में पेपर लीक हुआ वो हम बंद करवाएंगे, साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक, एजुकेशन, करप्शन कम करने की ये बात वो कह रहे हैं। और कांग्रेस है वो राहुल गांधी के एक बड़े चेहरे के बाद कोई बड़ा चेहरा अभी आया नहीं है। हालांकि उनका ये प्लान बन रहा है कि आने वाले दिनों में वो लोग सभा करने वाले हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो गुजराती में रैलियां हो रही है वो लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 1995 से पहले का गुजरात कैसा था, लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही थी, उसका वो जिक्र करते हैं। और अभी भी शेष उनकी 2-3 सभाएं हैं, सारे ये बड़े चेहरे हैं, तो देर रात तक वो सभाएं चलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी का नाम नहीं ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में बीजेपी को कोस रही है। कांग्रेस है वो किसी के एजेंडे में नहीं है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का प्रचार अभी धीमा चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी दिख जाएंगे। लेकिन पहले चरण के चुनाव को अब शेष 8 दिन ही बचे हैं। जी, चुनाव नजदीक है और उससे पहले चुनावी गहमा गहमी भी बहुत तेज हो चुकी हैं, रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। और गुजरात के चुनावी दंगल में किसका पड़ला है भारी, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और गुजरात में थोड़े दिनों बाद चुनाव है। इस चुनाव में नेता लोग जो शॉल पटके और खेस पहनते हैं उनका भी बड़ा कारोबार है। एक विधानसभा चुनाव में कम से कम 70 से 75 करोड़ का चुनावी सामग्री का कारोबार होता है और 60,000 लोगों को रोजगार मिलता है। केतन जोशी की देखिए खास रिपोर्ट। इलेक्शन के दौरान नेताओं लोग खेस पहनते हैं या तो फिर वो पटका शाल ओढ़कर ही आपको देखने को मिलते हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक ऐसी ही यूनिट पर मौजूद है जहां 12 मास इस तरह का साहित्य बनता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो खेस नेता पहनते हैं वो यहां बनने का काम जारी है। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 60 से 75 करोड़ का इस तरह का साहित्य है वो एक विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल होता है। इस वक्त हमारे साथ इनके जो प्रमोटर है वो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमें ये बताइए कि ये जो आपने साहित्य बनाया है इसकी क्या खूबी है? ये खूबी ऐसा है कि समय के अनुसार जो डिमांड निकलती है डिज़ाइनर लुक, और पूरे विश्व में हमें गर्व है कि पूरे विश्व में अगर डिज़ाइनर लुक जो केस बनता है ज़रूरत के हिसाब से, नेता लोगों की पर्सनालिटी के हिसाब से, वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और हमारा केस आरती टेक्सटाइल जो अहमदाबाद में बना हुआ केस अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हम पिछले 15-20 साल से ये अलग अलग डिज़ाइन है, थोड़ा ये हमें बताइए। जी, ये डायमंड वाला केस है, ये हमारे यूनिट में बना है कंप्लीट। इसमें ये बनने में खूबी ऐसा है कि एटलीस्ट 40 से 50 परिवार लगते हैं, मतलब 40 से 50 परिवार को रोज़गारी मिलती है। हैंड वर्क वाले हैं या फिर मशीन वर्क वाले हैं, सब कारीगर लोग इससे रोजी पाते हैं। अभी ये केस जो आपको दिख रहा है वो 2 दिन पहले अहमदाबाद में दोराजी, जो अहमदाबाद के नज़दीक स्थान है, वहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी ने ये केस पहन के पूरी सभा को संबोधित किया था। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रोजगार का माध्यम है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गुजरात से ही यहाँ सप्लाई होता है, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 2 ही ऐसी जगह है जहाँ से इस तरह का साहित्य जाता है। एक है अहमदाबाद और दूसरी है सूरत। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन इस तरह से रोजगार देने का एक माध्यम भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की। नवंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। सेंसेक्स 92 पॉइंट चढ़कर 61,511 पर बंद हुआ। निफ्टी 23 पॉइंट चढ़कर 18,267 पर और आज निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुआ। रेलवे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी थी। सरकारी बैंक भी मजबूती के साथ ही आज बंद हुए। पूरा एक्शन जान लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, पहले तो बताइए आज की कुछ की हाईलाइट्स, बड़ी बात है आज के सेशन की। देखिए, एक्सपायरी से ठीक पहले थोड़ा चॉपी सेशन आपको दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में मार्केट्स में तेजी, फिर बिकवाली ऊपरी स्तरों से, फिर लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और आखिरी के आधे घंटे के अंदर इंडेक्स में तेज बिकवाली ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ी। तो उतार चढ़ाव आज के सत्र के अंदर बना रहा। कुछ की हाईलाइट्स में आज मिड कैप स्मॉल कैप में पार्टिसिपेशन था, वहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जो की हाईलाइट था उसमें से एक बैंक निफ्टी, स्पेशली पीएसयू बैंक, जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज लगातार कर ही रहा है और बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। बाइंग थी रेलवे में, बाइंग थी फर्टिलाइजर में, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी सीमेंट स्पेस के अंदर और उसके अलावा आईटी में सिलेक्टिव स्टॉक्स यहां पर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक सरकारी कंपनी और सरकारी शेयरों में खरीदारी, फर्टिलाइजर शेयरों में खरीदारी और रेलवे का इंपैक्ट आज स्टॉक स्पेसिफिक आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां रहे? देखिए, अगर कुछ इंडेक्स के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज अपोलो हॉस्पिटल एक बढ़िया तेजी वहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, निफ्टी का टॉप गेनर बना। जेएसडब्ल्यू स्टील 2% की तेजी, एचडीएफसी लाइफ 1.5% ऊपर और एसबीआई करीब 1.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइज 3.5% नीचे, अदानी पोर्ट 1% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प करीब 1% नीचे और पावर ग्रिड रफली 1.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के अलावा मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में पीएनबी करीब 5% ऊपर, सिंजिन 3% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल करीब 2.5% ऊपर और फेडरल बैंक करीब 2.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो उसमें डिलीवरी लगातार प्रेशर में 3% नीचे, बैंक ऑफ इंडिया 1.5% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर करीब 2% नीचे और टाटा एलेक्सी रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। 6700 के जोन में पहुंच गया। ऑटो में चढ़ने वाले शेयरों में बॉश करीब 1.25% ऊपर, अशोक लेलैंड 1% ऊपर, टाटा मोटर्स और मारुति आधा से 1% के आसपास तक की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक जोरदार तेजी में है तो पीएनबी 5%, केनरा बैंक 2%, एसबीआई 1.5% और बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो अब क्रूशियल है देखना होगा कैसे एक्सपायरी के दिन मार्केट पैन आउट करता है। शुक्रिया सुमित डिटेल्स बताने के लिए। तो एक्सपायरी पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड हाईज लगा ही रहा है और कई मार्केट एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि बाजार यानी निफ्टी भी अपना नया हाई जल्द बना सकता है। 2 हफ्ते में बाजार अपना नया हाई छुएगा, ऐसा कहना है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम की गौतम शाह का। उनका मानना है कि मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। मार्केट एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है नया हाइज बनाने के लिए। थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ है बट 18,100 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 18,600 और न्यू हाइज की तरफ चला जाएगा और होपफुली अगले 2 हफ्तों में होना चाहिए। मिड कैप्स में जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स थे वो तो काफी गिर गए पिछले 1 महीना में और इवेंचुअली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी धीरे धीरे चल जाएंगे। मेरा मानना है कि मैं इसको कंसोलिडेशन की तरह देखता हूं। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट है और आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यूएस मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई है। यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए एक वी शेप रिकवरी वहां पर आई है। क्रूड आपने देखा क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा, यूएसडी आईएनआर में हमने इतनी बड़ी मूव आई। इंडिया विक्स कल 14 के नीचे चला गया। तो ये जिस तरह की इंडिकेशंस है मुझे लग रहा है कि दिस इज अ फाउंडेशन फॉर द एंटायर मार्केट टू एक्चुअली डू वेल फ्रॉम हियर। और अब बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर की। बजट में फर्टिलाइजर सब्सिडी में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। इसी पर एक्सक्लूसिव खबर के साथ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। तो लक्ष्मण बताइए, फर्टिलाइजर सेक्टर को क्या फायदा पहुंच सकता है, क्या सब्सिडी मिलने की संभावना है इस बार के बजट में? पिछले दिनों फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा किया वित्त मंत्रालय ने। तो सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से ये कहा कि अगले कारोबारी साल के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी चाहिए और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की मांग की है। अब ये 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो चालू कारोबारी साल के हिसाब के आधार पर देखा गया है। पहली बात कि चालू कारोबारी साल में सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए कहा था लेकिन बार बार बढ़ाती गई। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी
सब्सिडी करीब 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी बचे हुए महीनों में भी और देना पड़ सकता है, तो इस आधार पर मांगा जा रहा है। दूसरी चीज कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस 4 बेंचमार्क के आधार पर हम घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय करते हैं, वो 4 बेंचमार्क में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साल में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आगे भी बढ़ सकती है, इसके अनुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ डीएपी की कीमत कहें तो साल भर में करीब 65%, एमओपी 115%, यूरिया जो इंपोर्टेड है 135% इसके कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस आधार पर यह कहा गया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ चर्चा हुई तो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी संकेत आया है कि इस बार वो पर्याप्त सब्सिडी देंगे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि अगला कारोबारी साल जो होने वाला राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि 2024 में सरकार आम चुनाव में जाएगी। तो सरकार नहीं चाहे किसानों के बीच में किसी भी तरह का असंतोष हो, फर्टिलाइजर की किल्लत हो। फर्टिलाइजर की किल्लत ना हो, इसके लिए जरूरी होगा कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले ही आश्वस्त कर दे कंपनियों को कि आपको सब्सिडी हम टाइम पे पेमेंट करेंगे और वाजिब सब्सिडी देंगे। इन्हीं सब के आधार को देखते हुए लग रहा है कि बजट में इस बार काफी ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी का आवंटन किया जा सकता है। शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इस बार का बजट इंपॉर्टेंट रहेगा फर्टिलाइजर सेक्टर्स के लिए, क्योंकि ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है इस क्षेत्र को। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ये प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। असीम है हमारे साथ, तो उनसे जान लेते हैं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। तो बताइए असीम, क्या कहा है कोर्ट ने और ये बात किस संदर्भ में कही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई जो है वो कर रहा है। इस याचिका में कहा गया है कि जो चुनाव आयोग है उसकी नियुक्ति जो है कोलिजियम के जरिए जो होनी चाहिए। अभी फिलहाल नियुक्ति जो है कैबिनेट जो है वो करती है, लेकिन इसको बदल करके कोलिजियम के पास इसका हक जो है होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसका विरोध जो है वो किया। सरकार का कहना था कि अभी जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और ऐसी कोई भी शिकायत जो है चुनाव आयोग को लेकर के जो नहीं आई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सरकार को फटकार लगाई और कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और स्वतंत्र तरीके से जो है होनी चाहिए। खासतौर पर कि अगर उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि अगर कल को चुनाव आयोग को किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई जो है करनी पड़ती है तो क्या वो कार्रवाई जो है कर पाने में सक्षम होगा, तो ऐसा हमें जो है वो नहीं लगता। तो अभी बस पूरे मामले की सुनवाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो कर रही है। अभी फिलहाल एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी जो है वो निकल करके आई है, लेकिन मामले की सुनवाई अभी आगे जो है वो जारी रहेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ओके, शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। तो नियुक्ति प्रक्रिया पर कोर्ट ने सवाल उठाए, उसी की डिटेल्स असीम ने यहाँ पर बताई। आप नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो बीजेपी ने आज जारी किया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद जैन की एक नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें वो होटल का खाना खाते हुए दिख रहे हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा था कि उनका वजन 28 किलो घट गया है, जबकि खबर यह है कि उनका वजन 8 किलो बढ़ गया है। इधर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आप पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि सत्येंद्र जैन जेल में भी रिजॉर्ट जैसी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली की जनता को समझना होगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में कितना फर्क है। इससे पहले भी जैन के 4 वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें वो एक रेप के आरोपी से मसाज करवाते दिख रहे थे। और श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 2020 में श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ नाला सुपारा में शिकायत दर्ज कराई थी। डिटेल्स ले लेते हैं दीपक भिष से। तो दीपक बताइए, क्या है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपडेट? कब श्रद्धा ने कंप्लेन की थी और तब क्या हुआ था? देखिए बिल्कुल जी, आज जो श्रद्धा मर्डर केस है उसमें 3 उसके दोस्तों के बयान लिए गए हैं मुंबई पुलिस के द्वारा। उसके साथ ही एक शिकायत पत्र सामने आया है। ये शिकायत 2020 की है, जब श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ मुंबई में एक थाने के अंदर ये शिकायत दी थी कि उसने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के अलावा उसके कई टुकड़े कर देने की बात भी इस शिकायत में रखी गई थी। लेकिन उसके बाद ही ये शिकायत कुछ दिनों बाद वापस ले ली गई थी, क्योंकि श्रद्धा ने दूसरी शिकायत एक पत्र लिखकर पुलिस को ये जानकारी दी थी कि वो इस शिकायत को वापस लेना चाहती है जो आफ्ताब के खिलाफ थी, क्योंकि आफ्ताब के माता पिता ने आकर उससे माफ़ी मांगी थी कि अगली बार से आफ्ताब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो इस पूरे मामले में पुलिस की जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से बयान दर्ज कर रही हैं, जितने भी लोग सामने आ रहे हैं। वहीं महरौली थाने में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर इलाके की डिप्टी कमिश्नर जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं, चंदन चौधरी, और पूरे जो सीक्वेंस है क्राइम ऑफ सीन है और उसके जो अब तक के बयान है उसको लेकर लगातार जानकारी जुटा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलीग्राफ
पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करें तो पॉलीग्राफ टेस्ट का जो पहला सेशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो अंतिम सेशन था वो आज शायद नहीं हो पाएगा, ऐसी जानकारी अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही नार्को टेस्ट होना है और इस पूरे मामले में आफ्ताब से जो कुछ भी पूछताछ होगी वो सब पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के बाद सामने आ पाएगा कि आखिर वो कहाँ पर किस लाइन में पुलिस को बरगला रहा था, किस लाइन में पुलिस से झूठ बोल रहा था। और इसी वजह से पुलिस की टीमें कोशिश ये करेंगी कि आफ्ताब के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं उन सवालों का जवाब अगर उन्हें मिल पाता है तो उसके आधार पर जांच की दिशा आगे बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अभी भी कई लूप होल्स हैं जो जहां पर आफ्ताब जो आरोपी है इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं बरगला रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले कोर्ट में ये भी कहा था कि 80% जाँच जो है उनकी पूरी हो चुकी है इस केस में, और इस केस में अब जितने भी तकरीबन 200 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं वो जांच कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में लगातार पुलिस की टीमें कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जितने भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो श्रद्धा है उसका जो कॉल सेंटर के मैनेजर हैं वो आज यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये जाँच जो है अभी भी इसी तरह से आगे जारी रहेगी और कुछ ना कुछ जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश होगी, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट शायद कल होगा। और मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की जाए। इसके लिए ईडब्ल्यूएस की इनकम लिमिट का हवाला दिया गया है। क्या इनकम टैक्स की छूट सीमा बढ़नी चाहिए? देखिए खास चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। और आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का चौथा दिन है और आज भी 4 मैच हो रहे हैं। आज का पहला मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच, जहां फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को आसानी से 4 गोल से हरा दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस पर कोई भी गोल नहीं कर सका। इस बार फ्रांस भी कप की प्रमुख दावेदार है। और आज का दूसरा मैच इस वक्त क्रोएशिया और मोरक्को के बीच खेला जा रहा है। फिलहाल मैच जारी है और आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में अपने शानदार खेल से क्रोएशिया ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया था और आज भी लुका मॉड्रिक पर सबकी नजर रहेगी। तो क्रोएशिया मोरक्को के बीच जो मैच है वो फिलहाल जारी है। और आज का जो तीसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा जर्मनी और जापान के बीच। ये मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इस मैच में जर्मनी के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। तो ये तीसरा बड़ा मुकाबला जर्मनी वर्सेस जापान। और अगर बात करें आज के आखिरी मुकाबले की यानी चौथे मुकाबले की, तो ये मुकाबला होगा स्पेन और कोस्टा रिका के बीच। ये मुकाबला आज रात 9:30 बजे खेला जाना है। और आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं, साथ ही स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनलों पर भी फ्री में देख सकते हैं। और इसी के साथ आवाज समाचार में इतना ही। नमस्कार।